हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टॉपिक पे जो कि नए साथी जो रेलवे में पहली बार जॉब में आ रहे हैं। तो ये वीडियो फुल्ली उनके लिए हेल्पफुल है। साथ में ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा जो कि पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कमेंट बार बार आ रहा है कि पैनल के कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग पत्र दे दिया जाता है। तो देखिए 30 वर्किंग डेज मतलब 30 वर्किंग डेज में अगर आपका पैनल बन गया तो समझ लीजिए कि 30 वर्किंग डेज के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। इसमें आप 30 वर्किंग डेज में सैटरडे और संडे को ऐड नहीं कीजिएगा, वीक में सिर्फ 5 दिन काउंट कीजिएगा, तो 6 वीक आपको कम से कम ज्वाइनिंग में लग सकते हैं। दूसरा जो है कि सीनियरिटी लिस्ट साल में कितना बार जारी होता है। तो सीनियरिटी लिस्ट है जो साल में सिर्फ एक बार जारी होता है और इसी के आधार पे आपका प्रमोशन होता है। तो यह साल में हर साल एक बार जारी होता है। कोई इसका पूरा फिक्स नहीं रहता है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, लेकिन साल में एक बार ये जारी होता है। एक कमेंट ले लेते हैं फिर नए साथी का कि सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड है, मुझे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, मतलब अब आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं दिया जाएगा, आप अनफिट हो गए हैं गुड्स गार्ड के लिए। RRB भोपाल से हूँ और मैं टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हूँ। सीनियर CCTC के कट ऑफ से 7 मार्क्स ज़्यादा है और मैं सिर्फ लेवल 5 दिया है, तो टेंशन फ्री रहूं या ग्रुप डी के फिजिकल की तैयारी करूं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए गुड्स कार्ड आपको 100% मिलता है, लेकिन आप जो मेडिकल अनफिट हो गए तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। सीनियर CCTC यह आपका सेकंड प्रेफरेंस होगा। तो बिल्कुल मान लीजिए कि 100% आपको गुड्स सीनियर CCTC अब मिलेगा। ठीक है, बात रह गया कि टेंशन फ्री रहूं या ग्रुप डी के फिजिकल की जाओ। तो देखिए अगर ग्रुप डी के आप फिजिकल में जाते हैं तो कोई ना कोई एक नए साथी जो अभी बेरोजगार होंगे तो उनका आप सीट खा जाइएगा, तो उनको दिक्कत होगा। इसलिए हम तो आपसे रिक्वेस्ट अब करेंगे इस कमेंट के बाद कि आप RRB भोपाल में सीनियर CCTC में ज्वाइन कीजिएगा और इसको छोड़ दीजिए, ग्रुप डी किसी नए साथी को इसमें जरूर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति, अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय डेथ कर जाते हैं ऑन ड्यूटी तो कितने दिन में अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए इसमें है 90 वर्किंग डेज है, 90 दिन, सैटरडे संडे इसमें भी काउंट नहीं कीजिएगा। तो मतलब 18 सप्ताह जो है आपको लगेगा अनुकंपा नियुक्ति में। अगर आपको DRM लेवल से अगर हो जाना होगा, डिवीजन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अनुकंपा वालों की, तो आपको उसमें भी 90 वर्किंग डेज लगेगा। और अगर जोन से आपकी जो नियुक्ति होगी वो जोन से होगी, उस कंडीशन में भी आपको 90 डेज ही वर्किंग डेज ही लगेगा, जिसमें कि आपको अगर जोन वाला कंडीशन जब आएगा, जोन से आपको नियुक्त किया जाएगा, उस कंडीशन में 60 जो दिन होता है 60 वह डिवीजन के हाथ में रहता है उसके काम के लिए, और 30 जो वर्किंग डेज होता है वो होता है जोन लेवल पर, मतलब उसमें भी 90। और अगर सिर्फ डिवीजन से आपका हो जाएगा उसमें भी 90 डेज लगता है। वर्किंग डेज सैटरडे संडे इस में काउंट नहीं कीजिएगा क्योंकि DRM बिल्डिंग बंद रहती है। आगे है म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेने पर कितने दिनों में NOC जारी हो जाता है। तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप आते हैं या जाते हैं तो NOC आपको इसमें, अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका पारस्परिक जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुआ तो इसके बाद NOC आपको कितना दिन में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस वर्किंग डेज लिखिएगा, उसमें आपको NOC क्या तो मिल जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप RRB जो आपका जो पहला जो कमेंट था कि RRB RRC द्वारा जो चयनित होकर उनका चयन बुलावा पत्र ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। तो देखिए पैनल बनने के 30 कार्य दिवस के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से समझ गए कि म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के बाद NOC आपको 15 वर्किंग डेज में आपको क्या तो मिलना होगा तो NOC मिल जाएगा, या रिजेक्ट करना होगा तो 15 दिन ही टाइम होता है। ठीक है, अगले साथी का कमेंट लेते हैं। प्रेमचंद्र वर्मा जी का कमेंट है कि मेरा इलाहाबाद में गुड्स गार्ड और सीनियर CCTC कट ऑफ पास किया हूँ, DB और मेडिकल A2 हुआ है, बट फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड है और सेकेंड में सीनियर CCTC है डाला है। मैं गर्ल हूँ, अच्छा मैं गर्ल हूँ, मैं सीनियर CCTC चाहती हूँ, क्या पोस्ट मिलेगी, अगर गुड्स गार्ड मिला तो क्या करना होगा। देखिए फिलहाल तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप A2 फिट हो गए, आपके हाथ में था। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि मेडिकल में A2 जानबूझकर फेल हुए हैं, जो कि उनको सेकेंड प्रेफरेंस सीनियर CCTC मिलेगा, तो आपके हाथ से वो भी निकल गया है, तो अब आपको गुड्स गार्ड ही मिलेगा। अब आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, गुड्स गार्ड में ही आपको मिलेगा जॉब और उसी में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर सीनियर CCTC आप लेना चाहते थे तो आप अगर मेडिकल में जानबूझकर भी कुछ लोग अनफिट होते हैं, तो अगर आप अनफिट हो जाते A2 क्वालिफाई नहीं होते तो आपको सीनियर CCTC जरूर मिलता, लेकिन अब आप गुड्स गार्ड ही मिलेगा।
ये आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि पति पत्नी दोनों रेलवे में कर्मचारी या अधिकारी है, तो एचआरए दोनों को मिलेगा क्या? नहीं, दोनों को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को मिलेगा। हस्बैंड को मिलेगा, वाइफ को नहीं मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, हस्बैंड को नहीं मिलेगा, सिर्फ किसी दोनों में किसी एक को ही मिलेगा। अगर किसी एक ने क्वार्टर ले लिया है तो दूसरे को एचआरए नहीं मिलेगा। क्वार्टर भी सिंगल ही मिलेगा दोनों को रहने के लिए, और एचआरए अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो एचआरए भी सिर्फ एक को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। अगला है कि रनिंग स्टाफ को, अगला कमेंट देखते हैं कि रनिंग स्टाफ को एचआरए का क्या रूल है, इनको किस आधार पे एचआरए कैलकुलेट होता है। तो देखिए, आप किसी रेलवे के किसी भी जॉब में कीजिएगा तो एचआरए आपको मिलेगा बेसिक का, मतलब बेसिक आपका 100% मान लीजिएगा, उसी पे आपका एचआरए मिलेगा। 8%, 9%, 10% जो भी मिलेगा एचआरए मिलेगा। लेकिन अगर आप अगर रनिंग स्टाफ है, चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट है या ट्रेन मैनेजर है, तो आपका जो बेसिक रहेगा उसका 130% आप बेसिक कैलकुलेट कीजिए। अगर मान लीजिए आप नया नया गुड्स गार्ड ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक 29,200 है, लेकिन जितना भी आपका डीए और एचआरए मिलता है वो आपका मूल बेसिक पर नहीं मिलेगा। उसका जो बेसिक है 29,200, उसका 130% कर लीजिए, उसी के आधार पर आपका एचआरए कैलकुलेट होगा। रनिंग स्टाफ चाहे वो लोको पायलट हो या गार्ड हो, उनको यही रूल उनका फॉलो होता है एचआरए के लिए। अगला कमेंट लेते हैं कि सर मैं बिहार से हूं, मेरा सिलेक्शन कोलकाता सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हुआ है, बिहार में। अच्छा, हुआ है, कोलकाता बोर्ड से है, कोलकाता में हुआ है, और बिहार में अमीन में भी सिलेक्शन हुआ है, कौन से जॉब ज्वाइन करें? देखिए, हम तो कहेंगे कि आप रेलवे प्रेफर करें। अमीन के जॉब में बहुत विवाद होते रहता है, उसमें आप ये रहेगा कि आप बिहार में है तो अपने फैमिली के पास में आके जॉब कर सकते हैं, ये सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन जितनी फैसिलिटी आपको रेलवे आपको देती है वो आपको इस अमीन के जॉब में नहीं मिलेगा। अमीन के जॉब में सबसे बड़ी बात तो ये होती होगी आपको कि आपको पर मंथ सैलरी नहीं मिलता होगा, हमको जैसा लगता है। लेकिन आप अगर रेलवे ज्वाइन करते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, तो उसमें आपको पर मंथ सैलरी और फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन बिहार में ऐसा कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपना चूज कीजिए या आपको डिसीजन लेना है जो किस में जाए। एक और कमेंट लेते हैं। आशुतोष पांडे जी का कमेंट आया है कि सर माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीनियर सीसीटीसी एंड सेकंड इज गुड्स गार्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड इज A2, देन विच पोस्ट विल बी गिवन बाय रेलवे टू मी। देखिए, अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड इज A2, अगर A2 आप क्वालिफाई है आप, लेकिन माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीनियर सीसीटीसी, तो देखिए आपको सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगा, ना कि गुड्स गार्ड। देखिए, इस बार रेलवे एनटीपीसी में क्या कर रही है, आपका मेडिकल फिटनेस देख रही है, फिर आपका मार्क्स देख रही है जो आपको कितना मार्क्स है, और उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस देख रही है। आप एक ऑडियो भी आया है कि रेलवे बोर्ड में बात हो रहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होंगे। अगर कोई मेडिकल A2 भी फिट है और फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सीनियर सीसीटीसी या JEE है तो उनको वही मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप A2 फिट हो गए हैं लेकिन फिर भी आपको सीनियर सीसीटीसी जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे एक कमेंट और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, मिल जाए तो उस पर भी बात कर लेंगे। चलिए इनके कमेंट पर बात करते हैं। वन मैन आर्मी, सर थैंक्स फॉर आवर रिप्लाई सर, वन मोर डाउट सर, माई एक सर्विसमैन हूँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मुझे सीसीटीसी चेन्नई डिवीजन में सिलेक्शन हुआ है। अगर मुझे ज्वाइन करने में तो डियरनेस डीए एक ही मिलेगी, जैसे कि पेंशन का डीए, नहीं तो रेलवे का डीए सिर्फ एक ही मिलेगा क्या? प्लीज सर। देखिए, जितने भी एक सर्विसमैन वाले हैं वो एक बात समझ लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको पेंशन में डीए मिलता है, वहां भी वो आपका मिलते रहेगा, और जहां आप ज्वाइन करेंगे वहां भी डीए मिलेगा, तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। इस मेरे साथ में एक है जो एक सर्विसमैन है जो रेलवे में जॉब करते हैं, तो उनका वही है, पेंशन में भी डीए आता है और इधर इसमें भी डीए आता है, अभी सैलरी मिलता है रेलवे का उसमें भी आता है। तो ये दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको दोनों जगह आपको महंगाई भत्ता जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं एचआरए के बारे में। देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी या टाउन, आपके सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा या मिलता है या मिलेगा। आप अभी एनटीपीसी में या ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी है, XYZ, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एचआरए के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ जो टाउन है वो आपके ड्यूटी टाउन के आधार पे आपको एचआरए मिलेगा, चाहे आप डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के सिटी में जॉब करते हैं। XYZ 3 सिटी का क्वालिफिकेशन है। अब इसमें देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे जो मिनिमम है वो 8% आपको मिलेगा जेड सिटीज में,
वाई में 16% मिलता है, और एक सिटीज में जो सबसे महंगा है, जो महानगर है, उसमें 24% मिलता है। ये आपका बेसिक के आधार पर मिलता है। अभी जैसे अभी करंट में डीए मिल रहा है 38%, तो 25% से जैसे डीए ज़्यादा हो गया तो अभी सभी स्टाफ्स का डीए बढ़ गया। 8 वाले को 9 मिलता है, 16 वाले को 18 मिलता है, और 24 वाले को 27% मिलता है। सेम वही जब आपका डीए 50% पार कर जाएगा, उस कंडीशन में आपको 10% हो जाएगा जेड सिटी में, वाई सिटी में 20% हो जाएगा, और एक सिटीज वाले को ज़्यादा फायदा होगा, 30% हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके डीए पे, ठीक है। तो दोस्त, कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द ही। थैंक यू।